Assalamu alaikum. Welcome to Psychology video series presented by Rahman Institute of Humanism. This is Muhammad Usman bin Tahir, founder of Rahman Institute and student of Clinical Psychology from UMT. This is the fifth lecture of Psychology video series जो कि है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे, जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंदर आता है DSM-5 में। लास्ट लेक्चर हमने किया था टेम्परामेंट एंड डेवलपमेंट पे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, तो बड़े अच्छे तरीके से इसको समझिएगा। इसका जो लिंक है आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में स्लाइड्स का, ताकि आप आसानी डाउनलोड कर सकें। तो चलते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पे। अच्छा जी, अभी हम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करने जा रहे हैं। अब डिसऑर्डर्स शुरू करते हैं, ठीक है। आपने एक बात याद रखनी है, जब भी आप डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, जब भी आप डिसऑर्डर्स में जाएंगे, आपने एक चीज़ अपने ज़हन-नशीं कर लेनी है, और वो है DSM-5। जब जब आपने किसी डिसेबिलिटी की बात करनी है, आपने किसी डिसऑर्डर की बात करनी है, तो उसके अंदर सिम्टम्स आएंगे, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया आएगा, और वो आपको कौन बताएगा? एग्जैक्टली दैट इज़ DSM-5। ठीक है, तो आपने जब जब इस पे बात करनी है, तो आपने DSM-5 के एतबार से बात करनी है। अच्छा, अब सबसे पहले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी पढ़ने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि DSM-5 में ये किन डिसऑर्डर्स के अंडर आई है। ठीक है, ये आती है न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के अंडर। एक डिसऑर्डर आता है जिसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का कदीम ज़माने में नाम होता था मेंटल रिटार्डेशन। ठीक है, जो कि बाद में US डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने चेंज कर दिया था, ताकि आप इसको लो स्केल पे भी रेट कर सके। आपको पता है ना, साइकोलॉजी में DSM-5 में स्केलिंग है, उन्होंने स्टिक नहीं किया कभी भी। ठीक है, तो इस वजह से उन्होंने मेंटल रिटार्डेशन इज़ समथिंग सुपरलेटिव वर्ड, तो उससे हटा के उन्होंने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी कर दिया। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की अगर हम डेफिनेशन को समझें जो DSM ने दी, या जो स्टैंडर्डाइज्ड डेफिनेशन है, वो कहता है जी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस। किस किस में? बोथ इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग एंड एडेप्टिव बिहेवियर। ठीक है, सिग्निफिकेंट लिमिटेशंस हैं किस किस में? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में, एडेप्टिव बिहेवियर में, और 3 डोमेन्स में वो कहते हैं हम इसको एक्सप्रेस करते हैं कि आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग और एडेप्टिव बिहेवियर किन 3 डोमेन्स में चल रहा है। कंसेप्चुअल स्किल्स में या कंसेप्चुअल डोमेन में, सोशल स्किल में या सोशल डोमेन में, प्रैक्टिकल डोमेन में या प्रैक्टिकल स्किल में। ठीक है, अच्छा, इसमें पिक करने वाली क्या चीज़ें हैं, वो ऐसे कौन से पॉइंट्स हैं? आपने सबसे पहले इसके अंदर 2 चीज़ें डिस्कस हुई, इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग, एडेप्टिव बिहेवियर, ये क्या होती हैं? 3 डोमेन्स जो हमने बात की, जिसमें ये इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी बेस करती है, कंसेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल, इन तीनों को बड़ा अच्छा डिटेल में पढ़ना है, अभी बताता हूँ मैं आपको। और DSM-5 ने क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया रखा हुआ है वो देखना है। उसके बाद DSM-5 के डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में हमेशा DSM क्या करता है, आपको स्केल दे देता है कि किस लेवल पे आप ये सिम्टम सॉल्व कर रहे हैं। 4 क्राइटेरिया रखे हुए हैं उन्होंने, माइल्ड, मॉडरेट, सीवियर एंड प्रोफाउंड। ठीक है, हर आपके डिसऑर्डर के लिए। वो इसलिए क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इफ़ यू विल गो इन सर्च ऑफ परफेक्शन यू विल एंड अप डिसअपॉइंटेड। वो इसलिए क्योंकि नो वन इज़ परफेक्ट। सीधी सी बात है, हर बंदा कहीं ना कहीं किसी ना किसी डिसऑर्डर को माइल्ड या फिर ज़्यादा या फिर थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करते हुए टच कर रहा होता है। सबसे पहले समझने की कोशिश कीजिएगा, मेरे नोट्स साथ साथ देखिएगा, मैं हमेशा भेजता हूँ। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या है? इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में क्या आता है? अगर हम बिल्कुल सादा अल्फाज में कहें ना, तो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग को हम इंटेलिजेंस क्वोशेंट भी कह सकते हैं, जिसको हम सादा ज़बान में IQ कहते हैं, कि एक बंदे का, एक इंडिविजुअल का जो IQ है ना, दैट इज़ समथिंग हिज और हर इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ठीक है, इसमें क्या आता है? एक बंदे की सोचने की क़ुव्वत, ठीक है, बामायनी होने की क़ुव्वत, फ़ैसला करने की क़ुव्वत, इंतखाब करने की क़ुव्वत, किसी मसले से निकलने की क़ुव्वत। ठीक है, आप कह लें कि एबिलिटी टू लर्न, रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, लीगल डिसीजन मेकिंग, पर्सनल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स, मेंटल स्किल्स, एकेडमिक स्किल्स, ये आपकी किस में आ गई? सारी की सारी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में। दूसरी है अडेप्टिव बिहेवियर। यार, ये तो नाम से आपको सीधा सीधा पता लग रहा है कि अडेप्टिव का क्या मतलब है? टू अडेप्ट इन चेंज। तो क्या है? ये स्किल्स है नेसेसरी फॉर डे टू डे लाइफ। ठीक है, जिसमें आपकी कम्युनिकेशन आ जाती है, आपका इंटरेक्शन आ जाता है दूसरों के साथ, पर्सनल केयर आ जाती है, अपने आप को जो आप प्रेजेंट करते हैं वो आ जाता है। ठीक है ना, ये आपके अडेप्टिव बिहेवियर में आता है। तो ये 2 चीज़ों में जब आपकी वो क्या कहते हैं, लिमिटेशन आएगी, तो आपको इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। अब इसको हम ज़रा देखते हैं कि DSM-5 क्या कह रहा है
कि एग्जैक्टली कौन से ऐसी 3 कंपोनेंट्स होने चाहिए, जो क्राइटेरिया होना चाहिए जो आप मीट कर जाएँ तो आप कह सकते हैं कि दिस इंडिविजुअल इज़ सफरिंग फ्रॉम इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। सबसे पहले DSM-5 कहता है कि एन इंडिविजुअल शुड बी डेफिसिट इन इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग। ठीक है, अभी मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग क्या होती है। तो डेफिसिट का भी मतलब है जो डेफिनेशन में आया था, लिमिटेशंस। ठीक है, डेफिसिट, सरप्लस, सरप्लस कहते हैं बहुत ज़्यादा, डेफिसिट होता है कम, डेफिशिएंसी, लिमिटेशन। तो कह रहे हैं इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग में डेफिसिट होना चाहिए। साथ ही साथ उसने कहा डेफिसिट इन अडेप्टिव फंक्शनिंग, अडेप्टिव बिहेवियर या अडेप्टिव फंक्शनिंग अभी आपने पढ़ ली, उसमें भी डेफिसिट होना चाहिए। तीसरी, आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देयर शुड बी ऑनसेट ड्यूरिंग डेवलपमेंटल पीरियड दैट इज़ बिफोर 18। ठीक है ना, ये 3 चीज़ें अगर तो मीट कर रही हैं एक बंदे की तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी उसको यकीनन है। अभी अडेप्टिव फंक्शनिंग में क्या आएगा, मैंने आपको बता दिया कि आप नहीं, अगर आपका डेफिसिट है तो इसका मतलब है कि रिजल्ट इन फेलियर टू मीट सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स। अभी कल पढ़े हैं सोशो कल्चरल स्टैंडर्ड्स में क्या आएगा, आपकी वो सारी चीज़ें जो मैंने आपको बता दी हैं। अब मैं आपको बताऊंगा वो 3 डोमेन्स, उन तीनों डोमेन्स में क्या फॉल करते हैं और हम किस तरह से उनकी कमी पेशी को लेके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को डिफाइन कर सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं कंसेप्चुअल डोमेन क्या है। कंसेप्चुअल डोमेन में क्या क्या आएगा। कंसेप्चुअल डोमेन में आपकी सारी एकेडमिक स्किल्स आ जाएंगी। आपने देखना है एक बच्चे की एकेडमिक स्किल्स कैसी हैं, आप अभी उसकी कंसेप्चुअल डोमेन को देख रहे हैं, उसके अंदर उसकी सारी एकेडमिक स्किल्स आ जाएंगी। ठीक है, लर्निंग स्किल्स आ जाएंगी, रीडिंग स्किल्स आ जाएंगी, राइटिंग स्किल्स आ जाएंगी, मैनेजमेंट स्किल्स आ जाएंगी। मैनेजमेंट में टाइम मैनेजमेंट आ जाएगा, आपके मनी मैनेजमेंट आ जाएगा, फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स जितने हैं। फिर आपकी थिंकिंग आ जाएगी, क्रिटिकल थिंकिंग आ जाएगी, क्रिटिकल एनालिसिस आ जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाएगी, कॉग्निटिव फ्लेक्सिबिलिटी आ जाएगी। ये जो आखिरी वाली चीज़ें बताएंगे ये एडल्टहुड में जाके आती हैं। ज़ाहिर है एक बच्चा कैन नॉट बी एन एब्स्ट्रैक्ट थिंकर या फिर वो आप कह लें क्रिटिकल एनालिस्ट तो नहीं हो सकता ऑब्वियसली। ठीक है, तो ये कंसेप्चुअल में आता है। दूसरी है जी सोशल डोमेन। सोशल डोमेन में क्या है, आपके सोशल क्यूज़ आते हैं। अभी मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सोशल क्यूज़ पता होंगे, लेकिन चलें फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि सोशल क्यूज़ में आपके वर्बल और नॉन वर्बल सिग्नल्स आते हैं जो कि आप कम्युनिकेट करते हुए, कन्वर्सेशन करते हुए देते हैं। किससे? थ्रू योर फेस, योर बॉडी, योर वॉइस, योर मोशन, मोबिलिटी। इसकी बेसिस पे जब आप वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज़ देते हैं ना, आपने कम्युनिकेशन पढ़ा है, आप सब ने तो कम्युनिकेशन में आपने क्यूज़ पढ़े होंगे। तो क्या होता है आपके जो आप अपने फेस, बॉडी, वॉइस, मोशन इस सब के थ्रू देते हैं, वर्बल और नॉन वर्बल, उनको सोशल क्यूज़ कहते हैं। उसके बाद आपकी लैंग्वेज आ जाती है सोशल डोमेन के अंदर सारी। आपके लैंग्वेज के साथ कितना मतलब आपकी कमांड है उसके ऊपर, किस तरह से आप लैंग्वेज पे कम्युनिकेट कर सकते हैं, आपकी कन्वर्सेशन, ये सारी चीज़ें आपकी सोशल डोमेन में आती हैं। तीसरी और आखिरी है प्रैक्टिकल डोमेन। प्रैक्टिकल डोमेन में आपकी पर्सनल केयर आएगी। आप अपने आप को किस तरह से प्रेजेंट कर रहे हैं, किस तरह से आप अपने आप को लेके चलते हैं, अपनी केयर किस तरह से करते हैं। आपके जितने कॉम्प्लेक्स डेली टास्क्स हैं, ठीक है, आप अगर यूनिवर्सिटी गोइंग हैं, आपकी असाइनमेंट्स हैं, आपकी बाकी चीज़ें, आप स्कूल गोइंग हैं तो आपके एक अपनी रूटीन है, आप ऑफिस गोइंग हैं तो आपकी अपनी रूटीन है। लेकिन बिफोर 18 देखें तो आपको बेहतर पता है कि मैं किन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। आपकी हेल्थ केयर आ जाएगी सारी की सारी आपकी। फिर अगर आप एडल्टहुड की बात करें आगे जाके तो लीगल डिसीजंस आ जाएंगे आपके सारे के सारे, और आपकी फैमिली आ जाएगी कि आपने फैमिली को लेकर चलना है, किस तरह से आप फिर उनके डिसीजंस करेंगे। अच्छा, अब बात करते हैं साथ आगे कि जो इसकी स्केलिंग है किस तरह से है, क्या चीज़ें हैं। अभी मैंने आपको बता दिया जी, माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है और प्रोफाउंड है किसी भी डिसऑर्डर के लिए। अब हमने ये देखना है कि अगर एक इंडिविजुअल को माइल्ड सिम्टम्स हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के तो वो क्या होंगे। सबसे पहले आप एक बच्चे को देख रहे हैं कि यार इसमें माइल्ड सिम्टम्स हैं, ये जो है ना इसको माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, वो आप क्या उसमें ऐसा देख पा रहे होंगे कि वो जो बोलना सीखता है बच्चा वो थोड़ा देर से सीख रहा होगा ना, टेकिंग लॉन्गर टू लर्न टू टॉक। लेकिन जैसे ही वो एक दफ़ा सीख लेगा तो फिर वो अच्छे और बेहतरीन तरीके से बोल पाएगा। ये माइल्ड सिम्टम आप कह लें इसको। ठीक है, उसके बाद जब एक दफ़ा एडल्टहुड में चला जाएगा तो फुली इंडिपेंडेंट हो जाएगा, अच्छे तरीके से सेल्फ केयर कर सकेगा। दिस इज़ समथिंग माइल्ड। ठीक है, कि शुरू में था उसको, लेकिन जब वो एडल्टहुड में गया तो उसकी सेल्फ केयर अच्छी होगी। शुरू में उसको लिखने में और पढ़ने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सोशल इमेच्योरिटी होगी। और उसी के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप जब जब लिखेंगे तो आपका राइटिंग एक्सप्रेशन भी अच्छा होगा। और ये आपको पता भी होना चाहिए कि माइल्ड सिम्टम्स वाले इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में जो आईक्यू रेंज है एक इंडिविजुअल का वो 50 से लेके 69 तक होगा।
मॉडरेट में क्या है कि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी ना लैंग्वेज को लेके, लैंग्वेज को इस्तेमाल करना, लैंग्वेज को समझना। जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा पाकिस्तान में पैदा हुआ है, यूजुअली हम उर्दू में बात करते हैं, अंग्रेज़ी में भी करते हैं, पंजाबी में भी करते हैं, तो उस लैंग्वेज को समझते हुए वो काफ़ी स्लो होगा, बाकी बच्चों के निस्बत स्लो समझेगा, स्लो इस्तेमाल करेगा। ठीक है। कम्युनिकेशन में काफ़ी हद तक डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बात करने में डिफ़िकल्टी आएगी, बात समझाने में डिफ़िकल्टी आएगी। जनरली आप ये कह सकते हैं कि वो इंडिविजुअल अकेला नहीं रह सकता, अकेले रहने पे बहुत प्रॉब्लम होगी उसको। बात बच्चे होते हैं, बिल्कुल आपने देखा भी होगा इस चीज़ को। इसका आईक्यू रेंज मॉडरेट में है जी 35 से लेके 49 तक। उसके बाद आ जाता है स्वेयर सिम्टम्स। स्वेयर सिम्टम्स में क्या है, आपको वाज़िया तौर पर जो है ना मोटर इम्पेयरमेंट नज़र आएगी। आपको बखूबी पता होगा मोटर इम्पेयरमेंट क्या होती है, हम बड़े अरसे से इसको पढ़ते आ रहे हैं। मोटर का मतलब आपकी फ़िज़िकल जितनी बॉडी है, मोटर इम्पेयरमेंट का मतलब है आप अपने बॉडी पार्ट्स को हिला नहीं पा रहे होंगे, आप ये महसूस करेंगे कि आपसे अलग हैं। ठीक है ना, इम्पेयरमेंट इसको कहते हैं। उसके बाद सीवियर डैमेज टू योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, या फिर आपकी ये बनॉर्मल डेवलपमेंट होगी या बायोलॉजिकल फैक्टर आ गया इसके अंदर आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। इसमें आपका आईक्यू रेंज होगा 20 से लेके 34 तक। प्रोफाउंड जो है वो सबसे एक्सट्रीम और सुपरलेटिव सिम्टम है। इसमें क्या होगी जी, बिल्कुल ही अनएबल होंगे वो बच्चे, इंस्ट्रक्शंस भी नहीं समझ पाएंगे, रिक्वेस्ट भी नहीं समझ पाएंगे। और अगर आप देखें ना, पहले मैंने कहा था कि नोटिसेबल मोटर इम्पेयरमेंट, इसको और अगर आप सुपरलेटिव डिग्री में ले जाना तो इमोबिलिटी हो जाएगी, बिल्कुल ही आप हिल ही नहीं सकते। उसके बाद आपको बड़ी फ्रीक्वेंटली हेल्प और सपोर्ट चाहिए होगा हर काम में, छोटे से छोटे काम में। और आपका जो आईक्यू रेंज होगा इसके अंदर वो 20 से भी नीचे होगा, लेस देन 20 होगा। सो दिस वाज इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। इतना कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ी सी इसके अंदर की टर्म्स हैं जो आपने याद रखनी है। मैं एक बार आपको रिपीट करवा देता हूँ। आपने इसके अंदर दो चीज़ें याद रखनी हैं जो कि आपकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, एडेप्टिव बिहेवियर है। डीएसएम की 3 डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया याद रखने हैं। ठीक है, 3 डोमेन्स याद रखनी है आपकी, कंसेप्चुअल, सोशल, प्रैक्टिकल। और उसके बाद 4 स्केलिंग याद रखनी है आपकी इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी याद।